Hello and welcome. Now, in this session, we will see what is homomorphism in the group theory. So, this is a very interesting concept in the group theory that is called as a homomorphism. Basically, it is called as a homomorphism of groups. So, if you see, this word is created by two different words. One is homo and another is morphism. So first of all, I will discuss what is morphism. ये वर्ड आपको शायद आज नया लग रहा है, but it is very much equivalent to function. Function रियल एनालिसिस में आपने पढ़ा है, या फंक्शन को हम मैपिंग भी बोलते हैं. तो फंक्शन के कंसेप्ट को समझने के लिए जस्ट आई विल रिवाइज विद इन 5 मिनट्स. तो फंक्शन के कंसेप्ट को समझने के लिए फंक्शन इज अ रूल. इट इज डिनोटेड बाय एनी लेटर. यहां पर मैं डिनोट कर रहा हूं एफ से. और फंक्शन को जो है डोमेन होता है, वो एक सेट होता है, और ये होता है कोडोमेन. तो इसको हम ऐसे रीड करते हैं, f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B. व्हाट इज इट्स मीनिंग? मीनिंग इज ये जो डोमेन है उसमें एलिमेंट्स रहेंगे. मान लीजिए A, B, C 3 एलिमेंट्स है. तो फंक्शन क्या करेगा, इस डोमेन के एलिमेंट्स को लेगा और उसका ये जो रूल जो भी रहेगा उस रूल से उसका आंसर निकालेगा और उस आंसर को वो ट्रांसफर करेगा बी सेट में. तो मान लीजिए ए को अगर एफ ने लिया तो उसका आंसर जो आएगा वो एफ ऑफ ए आएगा. अब एफ ऑफ ए डिपेंड रहेगा एफ कैसे डिफाइन किया गया है. मान लीजिए फंक्शन एफ एक्स स्क्वायर है तो एफ ऑफ ए का आंसर ए स्क्वायर आएगा. मान लीजिए फंक्शन एक्स क्यूब प्लस 9 है तो एफ ऑफ ए आएगा ए क्यूब प्लस 9. सो इट डिपेंड्स ऑन द रूल और उस हिसाब से ये आंसर देगा और इसकी इमेज यहां रहेगी. तो एफ ऑफ ए को हम बोलते हैं इमेज ऑफ ए अंडर द फंक्शन एफ. सिमिलरली बी का जो इमेज रहेगा अंडर द फंक्शन एफ, इट इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ बी. और सी का इमेज रहेगा अंडर द फंक्शन एफ, दैट इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ सी. तो बी सेट में ये एलिमेंट्स रहेंगे, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी, जो कि डोमेन के जो एलिमेंट्स है उनके इमेजेस रहेंगे. तो फंक्शन हमेशा डोमेन के एलिमेंट्स को लेगा, उसको अपने रूल के हिसाब से कैलकुलेट करेगा और उनकी रवानगी करेगा कोडोमेन में जो भी सेट है उसमें. तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है फंक्शन का, जिसको हम मैपिंग बोलते हैं. और ग्रुप थ्योरी में इसका कॉन्सेप्ट ऐसा आया है कि यहां जो आपने सेट लिया था, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग सेट यू कैन टेक ग्रुप, एनी ग्रुप, और फिर उसका कोडोमेन भी आप ग्रुप ही लेंगे. जरूरी नहीं कि सेम ग्रुप लिया जाए, आप दूसरा ग्रुप भी ले सकते हो. तो ब्यूटी देखिए कि यहां ये ग्रुप, इसके एलिमेंट इससे अलग हो सकते हैं जी बार से, इसका बाइनरी ऑपरेशन इससे अलग हो सकता है. मतलब ये टोटली डिफरेंट ग्रुप है, ये भी टोटली डिफरेंट ग्रुप है. इन दोनों में कोई कनेक्शन जरूरी नहीं कि हो, दोनों अलग अलग ग्रुप है. और उन दोनों ग्रुप्स को अगर हम किसी मैपिंग से, मैपिंग आप एफ से डिनोट करो या फाई से डिनोट करो, तो ये मैपिंग एक कंडीशन को फुलफिल करेगी. और वो कंडीशन को अगर ये मैपिंग फुलफिल करती है, जिसका डोमेन भी एक ग्रुप है और जिसका कोडोमेन भी एक अनदर ग्रुप है, तो उस मैपिंग को हम बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म, लेकिन आफ्टर सैटिस्फाइंग कंडीशन. तो क्या मकसद है होमोमॉर्फिज्म पढ़ने के पीछे, या क्या वजह है होमोमॉर्फिज्म का कंसेप्ट डिफाइन करने के लिए? तो क्लियर कट आइडिया ये है कि होमोमॉर्फिज्म जो है वो अगर पॉसिबल होता है दो ग्रुप के बीच में, जरूरी नहीं कि हर मैपिंग दो ग्रुप के बीच में होमोमॉर्फिज्म बने. पहले तो वो मैपिंग बनना चाहिए जी टू जी बार, और मैपिंग के बाद उसने एक होमोमॉर्फिज्म बनने के लिए जो कंडीशन है वो मैं डेफिनेशन में दे दूंगा आपको, वो कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी ये होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा.
और जब ये होमोमॉर्फिज्म बनेगा तो ये G और ये G बार, ये दोनों ग्रुप को हम होमोमॉर्फिक ग्रुप्स टू ईच अदर ऐसा बोलेंगे। तो जब भी हम एग्जिस्ट करते हैं दो ग्रुप के बीच में कोई होमोमॉर्फिज्म, तो इसका क्या मीनिंग होता है? तो अगर दो ग्रुप के बीच में कोई होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट हो रही है, डिफाइन हो रही है, तो उसका मतलब होता है कि ये ग्रुप G और ये दूसरा जो कोडोमेन में लिखा हुआ है G बार, दे आर आइडेंटिकली स्ट्रक्चरली, मतलब उनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा या आइडेंटिकल रहेगा। अब इसका क्या मीनिंग होता है? स्ट्रक्चर सेम होना मतलब क्या? अब मान लीजिए G जो है, थोड़ा डिटेल में मैं बता देता हूं। G ग्रुप में बाइनरी ऑपरेशन प्लस है और आपका G बार जो ग्रुप है उसमें एलिमेंट भी अलग है और उसका बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। तो इस ग्रुप में G के एलिमेंट्स का एडिशन होगा, इस ग्रुप में G बार के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। लेकिन अगर ये दोनों होमोमॉर्फिक टू ईच अदर है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई मैपिंग बनती है और वो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप दो एलिमेंट इस G से लेंगे, जो डोमेन है, तो A और B लिया आपने G से, तो आपको तो इन दोनों का एडिशन ही करना होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से ये फिर G में जाएगा और G डोमेन है, तो डोमेन का ही एलिमेंट फाई लेता है, तो वो एलिमेंट फाई के अंदर जाएगा। तो इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। लेकिन ये A एलिमेंट जो G का था उसकी इमेज G बार में रहेगी और वो रहेगी फाई ऑफ A। फाई ऑफ A इज अ मेंबर ऑफ G बार और फाई ऑफ B इज अनदर मेंबर ऑफ G बार। लेकिन ये दोनों मेंबर क्योंकि G बार के हैं और G बार में बाइनरी ऑपरेशन एडिशन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको इनका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। अब देखिए ये एलिमेंट इमेज में आ रहे हैं और एडिशन भी नहीं हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन फाई अगर होमोमॉर्फिज्म है तो ये दोनों का आंसर इक्वल आता है। मतलब इधर जो G में हुआ, जो भी दो एलिमेंट का एडिशन, वो फाई में चला गया, तो उसका आंसर और A और B के इमेजेस का इसके बाइनरी ऑपरेशन से किया गया आंसर सेम आता है। ये तभी पॉसिबल है जब कोई होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट होगी, और होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट होगी दो ग्रुप के बीच में, तो वो दोनों ग्रुप को हम होमोमॉर्फिक टू ईच अदर बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि हर वक्त होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट हो, लेकिन हो जाती है तो फिर ये स्ट्रक्चर प्रिजर्व होता है। देखिए लेफ्ट साइड में कुछ अलग चल रहा है, पहले A और B का एडिशन हो रहा है और फिर वो फाई के अंदर जाके आंसर दे रहा है। ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर A पहले फाई में जा रहा है, B फाई में जा रहा है और उनके आंसर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सिंस बोथ द साइड्स आर इक्विवेलेंट। और ये स्ट्रक्चर प्रिजर्व होता है ड्यू टू द होमोमॉर्फिज्म। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि होमोमॉर्फिज्म हमें क्यों पढ़ना होता है। तो होमोमॉर्फिज्म एक सेंट्रल आइडिया होती है दो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को आइडेंटिकल बनाने के लिए या उनके स्ट्रक्चर को इक्विवेलेंट करने के लिए। तो हम डिफाइन करते हैं डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म, तो आपको समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म इज अ मैपिंग बेसिकली। तो हम यहाँ लिखेंगे मैपिंग, जिसको नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन यूजुअली फाई देते हैं। अ मैपिंग फाई फ्रॉम अ ग्रुप G टू अनदर ग्रुप G बार। नोटेशन अलग दिया है ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो कि दोनों ग्रुप सेम होने ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, दोनों ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं। मैपिंग फ्रॉम अ ग्रुप G टू G बार is said to be homomorphism, every mapping homomorphism नहीं बनेगा। homomorphism if, ये कंडीशन डाल रहा हूं मैं, if phi of AB। अब यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि मैंने AB लिखा है, तो यूजुअली AB को हम A into B कंसिडर करते हैं, मतलब A और B का मल्टीप्लिकेशन।
लेकिन यहाँ ए बी का मतलब इसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन है, वो बाइनरी ऑपरेशन वो रहेगा जो जी का है, फिर वो चाहे कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। तो डोंट मिस अंडरस्टैंड अबाउट द ए बी इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी, ऐसा नहीं है। ए और बी ये कनेक्टेड रहेंगे बाइनरी ऑपरेशन के साथ, जो बीच में रहेगा वो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो रहेगा, और वो बाइनरी ऑपरेशन जी में जो बाइनरी ऑपरेशन है वो रहेगा, एंड इट इज इक्वल टू फाई ऑफ ए, देखिए फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी, और यहां भी मैंने डॉट ही दिया है। अब ये डॉट मतलब अगेन बाइनरी ऑपरेशन, लेकिन ये बाइनरी ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन इन जी बार, और यहां का जो डॉट है ये है बाइनरी ऑपरेशन इन जी। तो ये फर्क है। तो दिखने में नोटेशन सेम दिखते हैं, बट लॉजिकली आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो बाइनरी ऑपरेशन कोडोमेन का है यहां पर, और यहां पर डोमेन का है, और ये जब इक्वल होगा देन वी कैन से दैट दिस मैपिंग फाई इज कॉल्ड एज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी। ये मैपिंग फाई फ्रॉम ग्रुप जी टू जी, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, मैपिंग फ्रॉम जी टू जी बार लाइक दिस। ये मैथमेटिकल नोटेशन है जिसको हम वर्ड में लिखते हैं, फाई इज अ मैपिंग फ्रॉम ग्रुप जी टू जी बार। ओके, तो ये बहुत जरूरी है कि आपको समझ में आए कि a mapping from one group to another group is said to be homomorphism if it satisfy this one, and this is true for all AB। किसी एक दो के लिए हो रहा है बाकी के लिए नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। It is true for all elements of G। तो ये है basic definition of homomorphism, right? Now the question is example। Now we will see some standard examples, और जिसमें आपको प्रूव करना होगा कि ये होमोमॉर्फिज्म है। ओके, तो मान लीजिए ट्रिवियल एक होमोमॉर्फिज्म हम लेते हैं कि a mapping from G to G bar is defined by phi of x is equal to E। phi of x is equal to E is the identity in G bar, ठीक है, और दिस इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अब इसको अगर आपको चेक करना है कि वेदर दिस इज अ होमोमॉर्फिज्म और नॉट, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है। मैंने बोला था कि फंक्शन इज अ रूल। अब इस फंक्शन का रूल ये है कि इस फंक्शन के अंदर जो भी एलिमेंट डोमेन से आएगा उसका आंसर ऑलवेज आइडेंटिटी आएगा, दैट इज अ रूल। ऐसे रूल कुछ भी बना सकते हो आप, लेकिन वो रूल जो भी बनाओगे वो फंक्शन बनना चाहिए। फंक्शन मतलब उसको यूनिक इमेज आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें टेंशन इसके फंक्शन का नहीं है, बिकॉज उन्होंने ही डिफाइन करके दिया है। वी हैव टू चेक ओनली कि ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। तो लेट टू एलिमेंट्स हम लेंगे डोमेन के, कोई भी एक्स वाई या ए बी बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन है इसका जी, ये डोमेन है। और हम क्या करेंगे, अगर डोमेन का है तो इसके इमेजेस भी निकालेंगे। तो फाई ऑफ एक्स की इमेज होगी, बट बाय रूल ऑफ दिस फाई वो आइडेंटिटी रहेगा। अनदर इमेज वाई की रहेगी अंडर फाई, तो ये भी ई रहेगा। नाउ आवर क्लेम इज टू शो दैट दिस मैपिंग इज होमोमॉर्फिज्म। तो हम क्लेम में लिखेंगे क्लेम टू शो that phi is a homomorphism। phi is a homomorphism, ठीक है। क्लियर कट टारगेट हो गया कि हमको ये होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। अब होमोमॉर्फिज्म तभी प्रूव होगा जब वो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना, इट मीन्स दैट इज टू शो दैट phi of xy is equal to phi of x phi of y। ये आपको प्रूव करके बताना होगा। So what is the LHS? Now LHS is equal to phi of xy। The rule of phi is any element if you are inserted in phi, it will give you identity। So irrespective of the element, कोई भी element होगा, phi हमेशा उसको आइडेंटिटी बनाएगा। तो यहाँ element xy है, but overall it is element, तो इसका आंसर E आएगा। और आप राइट हैंड साइड को सेपरेटली कैलकुलेट करोगे तो इट इज phi of x
into phi of y, and we know that phi of x is e, phi of y is e, and identity multiply with itself is again e. And if you check, these two answers are same, and therefore left hand side is equal to right hand side, and that is phi of xy is equal to phi of x, phi of y, and it is true for all xy, for all xy belongs to G. देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, hence we can conclude that hence phi is a homomorphism of G, homomorphism on G. So this is a very trivial example of homomorphism. Now we will see on one more example, and that is, if you see, the G is the group of G is a group of G is equal to group of all positive real numbers, of positive real numbers under the multiplication, under multiplication. तो यहाँ पर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन आपका बाइनरी ऑपरेशन रहेगा G के लिए, और आप यहाँ पर निगेटिव रियल नंबर ले नहीं सकते, उन्होंने डिफाइन करके दिया है. अब ये होगा डोमेन, और कोडोमेन वाला जो ग्रुप है दैट इज डिनोटेड बाय G बार, एंड इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑल रियल नंबर्स अंडर एडिशन. इट इज अ ग्रुप ऑफ all real numbers अंडर एडिशन. तो देखिए यहां पर दो ग्रुप अलग अलग है. एक ग्रुप में सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स है और उसका बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, और देखिए G में ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड द बाइनरी ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन, और G बार में पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो ऑल रियल नंबर्स and the binary operation is addition. Okay, now the interesting thing is they have given phi from G to G bar. This is a mapping they have provided, and iska definition bhi diya hai, defined by phi of x is equal to log of x to the base 10. This is the definition of this mapping. And we want to check that whether this mapping is homomorphism or not. Okay, so if we know all the things clearly, then it is very much easy to check whether the given mapping is homomorphism or not. So claim to show that this mapping phi is a homomorphism. All right. Now, what is the equivalent statement? If we will prove that, it will give us phi is homomorphism. So that is to show that phi of xy is equal to phi of x, phi of y. मैंने यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन फिलहाल जनरल ही लिए हैं, and this is true for all xy belongs to G. जनरल का मतलब होता है जब मैं एलिमेंट्स लूंगा, वो एलिमेंट कहाँ से आएंगे, वहां कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है, उसके हिसाब से वो तय होगा. ठीक है. नाउ आई एम फाइंडिंग एक्चुअली द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज phi of xy. ऑलराइट. तो x and y are the members of G. G is here, and in this G the x and y are positive real numbers, and उसका बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन. तो ये यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा. ऑलराइट. नाउ अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशन, दिस डेफिनेशन, इसका आंसर आएगा log ऑफ xy. अंदर जो है वो यहाँ आएगा टू द बेस 10. एंड वी नो दैट log is a function which will convert inside multiplication into addition.
So you know that log of AB, the rule of log of AB is equal to log of A plus log of B. So we are using this rule here. Not an issue whatever the base. It's a base is not natural, it's a 10. Not an issue. You can take the base as it is, log of X, and this multiplication will be converted into addition. So it is log of Y to the base 10. So this is, we are calling this expression is an equation number 1, and this is the value of left hand side. Now we'll calculate separately the value of right hand side. So right hand side is phi of X, phi of Y, and keep in mind the phi of X is a member of G bar. Okay, G bar is a group under addition. So if phi of X and phi of Y are the members of G bar, then we have to make its addition because their binary operation is addition. So we have to write like this. Now phi of X according to definition of phi वो आ जाएगा log X to the base 10 plus का plus, and इसका आंसर आएगा log of Y to the base 10. And now let me call this expression is an expression number 2. And if you observe expression 1 and expression 2, both the answers are equal. Wow. Both the answers are equal. Therefore, their left hand side and their right hand side both are equal. Therefore, left hand side is equal to right hand side. And this is what we want to show. That is phi of, this implies phi of xy is equal to phi of x. You can take plus here because we know that plus is the binary operation in G bar. And this is true for all x, y belongs to G. And therefore, this mapping from G to G bar is called as homomorphism. You can conclude this proof by putting the remark or putting the sentence. Hence, phi is homomorphism from G to G bar. ओके, सो इसके बाद आपको कोई भी एग्जाम्पल अगर वो देते हैं, कोई भी एनी एग्जाम्पल जिसमें आपको ग्रुप मालूम होगा और उसका ग्रुप पे जो डिफाइन किया है वो डेफिनेशन मालूम होगा, तो यू कैन इजीली चेक वेदर इट इज होमोमॉर्फिज्म और नॉट. ओके, तो अभी जो है जी इज द ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन. तो ये दिया है G इज अ ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, जीरो छोड़ के सारे रियल नंबर्स पॉजिटिव नेगेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन. तो यहां बाइनरी ऑपरेशन आपका बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन G के अंदर. ओके, मल्टीप्लिकेशन. एंड हियर G बार इज इक्वल टू G. इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि हर वक्त इक्वल आए. उन्होंने कहा है कि वो आपका कोडोमेन और डोमेन सेम है. चलो, कोई इशू नहीं है. तो इसका मतलब एक ही ग्रुप डोमेन में भी आ रहा है और वही ग्रुप कोडोमेन में आ रहा है. लेकिन इंटरेस्टिंग थिंग इन्होंने जो डिफाइन करके दिया है मैपिंग, दैट इज द एक्स स्क्वायर. नाउ वी वांट टू चेक दैट वेदर दिस मैपिंग इज homomorphism or not. So how to check? The claim is to prove that this given phi is a homomorphism. That we want to show that homomorphism. To show any mapping as a homomorphism, that is equivalently, that is to show that or to prove that phi of xy is equal to phi of x, phi of y. Keep in mind, ये बाइनरी ऑपरेशन आपको वही लेना होगा जो कोडोमेन में है, और यहाँ का बाइनरी ऑपरेशन वही लेना होगा जो डोमेन में है. ये अनडिफाइंड रूल है अंडरस्टैंडिंग का. गलती से भी हमेशा ये लिखने का तरीका, नोटेशन ऐसा है, इसका मतलब ये मत सोचना कि हमेशा ये मल्टीप्लिकेशन ही रहेगा. दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन. डॉट मीन्स बाइनरी ऑपरेशन, नॉट मल्टीप्लिकेशन. तो जो भी रहेगा वो आप यूज करोगे. सो लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड
then right hand side and show that both sides are equal. Okay, so what is that? The phi LHS. So LHS is equal to phi of xy. क्या रूल है फाई का? वो फाई के अंदर जो भी आएगा उसका स्क्वायर कर देता है, तो यहाँ ये एक्स वाई का स्क्वायर करेगा, and we know that xy का square is equivalent to x square y square. So this is equation number 1. Now let us calculate the right hand side. Right hand side is phi of x, phi of y, और g बार में जो है वो g बार और g सेम है, तो g में बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन आएगा. phi of x का वैल्यू आता है x स्क्वायर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ phi, और इनटू y, phi of y का आंसर आएगा y स्क्वायर. ये आ जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2, एंड बोथ आर फ्रॉम 1 and 2. From 1 and 2 we can say that LHS is equal to RHS. That means phi of xy is equal to phi of x into phi of y. Alright, this is true for all xy belongs to G, and hence this mapping is also homomorphism, right? अब इसी मैपिंग में अगर हमने देखिए ये लिया कि G जो है इट इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन. ये दूसरा एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, अंडर एडिशन, एंड G बार इज अनदर ग्रुप. इट इज अ ग्रुप ऑफ, नॉट सेट, इट इज अ ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन. तो यहां पर क्या होगा, आपका जो मैपिंग है अगर वो ऐसे डिफाइन किया है एक्स स्क्वायर, तो आपको फाई के अंदर एक्स जी के दो एलिमेंट लेने होंगे एक्स एंड वाई, बट जी के अंदर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन है, तो ये आएगा. और इसका अगर आंसर आप निकालेंगे तो जो भी अंदर जाता है उसका स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy plus y square. So this is equation number 1, and this is the value of left hand side. Now I want to calculate value of right hand side. और right hand side में जो मतलब कोडोमेन जो है उसमें बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन लेना. Now the answer of phi of x is x square, the answer of phi of y is y square, and the middle binary operation is multiplication. Now this is 2. Now look at this. The value of phi of x, phi of y is different. This is something, this one, x square, y square, and this is different. So we can say that this is the x square plus 2xy plus y square is not equal to x square, y square. And hence phi of x plus y is not equal to phi of x into phi of y, and hence we can conclude that phi is not a homomorphism. Okay, so like this you can decide whether the given mapping is a homomorphism or not. Now after this you can solve any other examples according to the same procedure. Now another thing is, another concept is the kernel of homomorphism. Kernel of homomorphism phi. तो कर्नल हमेशा होमोमॉर्फिज्म से ही रिलेटेड होता है. If you have any homomorphism, then you can find its kernel. So what is the meaning of kernel? So kernel is basically a set. It is a set. So it is denoted by capital K, and it is a kernel of homomorphism phi. Therefore we can put suffix as a phi. That's why you can better understand what is this and what, and this kernel is related to which mapping or which homomorphism. So it is a set, और इसमें जो एलिमेंट्स रहेंगे वो जी के एलिमेंट्स रहेंगे, डोमेन के रहेंगे. ये जो मैपिंग है आपका होमोमॉर्फिज्म वो मान लीजिए जी टू जी बार है, तो ये डोमेन हो जाएगा. तो इस कर्नल में
डोमेन के एलिमेंट रहेंगे. नाउ नेचुरली क्वेश्चन अराइजेस, सर, if this is a collection of elements of domain, so is it all elements of G are present here? The answer is no. Only those elements of G are present in K phi such that whose image under phi is identity in G bar. मतलब G के अंदर के वही एलिमेंट इस कर्नल में आएंगे जो एलिमेंट होमोमॉर्फिज्म के अंदर जाकर उसका आंसर आइडेंटिटी आता है कोडोमेन की. डेफिनेटली ये इमेज रहेगा, मतलब दिस इज अ मेंबर ऑफ जी बार. तो जी बार की आइडेंटिटी जो एलिमेंट देंगे फाई के अंदर जाकर वही एलिमेंट यहां पर आएंगे. सो दिस इज द वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट ऑफ होमोमॉर्फिज्म, सॉरी कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म. तो सर अगर जी का कोई भी एलिमेंट अगर नहीं दे रहा है, मान लीजिए ई बार, तो क्या होगा? ऐसा कभी नहीं होगा. जी इज अ ग्रुप और उस जी में आइडेंटिटी तो होगा ही क्योंकि ग्रुप है. तो बाकी के एलिमेंट चाहे आइडेंटिटी दे या न दे, ये ई तो डेफिनेटली आइडेंटिटी देगा ही देगा. तो इसका मतलब कर्नल ऑफ फाई में कम से कम एक एलिमेंट तो रहेगा ही रहेगा 100%, और वो रहेगा जी की आइडेंटिटी. दूसरे एलिमेंट अगर जाकर ई बार दे रहे हैं तो वो भी आएंगे ई के साथ. लेकिन मान लीजिए कि कोई भी एलिमेंट जी का आइडेंटिटी नहीं दे रहा है, तो वहां जी का आइडेंटिटी एटलीस्ट तो होगा प्रेजेंट जो आइडेंटिटी देगा. तो इसलिए के ऑफ फाई कभी एम्प्टी नहीं रहेगा, उसमें कम से कम एक एलिमेंट रहेगा और वो एक एलिमेंट होगा डोमेन की आइडेंटिटी. और ज्यादा से ज्यादा तो पूरा जी भी आ सकता है. अगर पूरे जी के एलिमेंट्स ने आइडेंटिटी देना शुरू कर दिया तो पूरा जी भी कर्नल बन सकता है, या उसके बीच के कुछ एलिमेंट लेकर भी बन सकता है. सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म. तो यहां पर ये जो ई बार है वो ई बार इज द आइडेंटिटी इन जी बार, आइडेंटिटी इन जी बार. और जो जी बार जो है वो दे कोडोमेन ऑफ फाई, कोडोमेन ऑफ फाई. तो ये डेफिनेशन होने के बाद कुछ थ्योरम्स है, वो थ्योरम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तब तक के लिए गुड बाय.